प्रतापगढ़ के एक सुंदर ग्रामीण इलाके में कभी ठाकुर गजेंद्र सिंह का परिवार बड़े वैभव के साथ रहता। सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि, एक बड़ा बंगला और कई नौकरों के साथ उनका घर हमेशा चहल पहल से भरा रहता। लेकिन समय का पहिया घूमने के साथ ही व्यापार में अप्रत्यक्ष नुकसान होने से घर जपट जाने के कारण उनकी सारी संपत्ति एक एक करके बिक गई। अब उस परिवार के पास केवल गांव की छोर पर एक पुराना छोटा सा घर के सामने 2 एकड़ का सब्जी का बगीचा, उस बगीचे के कोने के झाड़ियों में बीच में बेकार पड़ी एक पुरानी डबल डेकर बस ही बच चुकी थी। वर्तमान में उस घर में बुजुर्ग पिता गजेंद्र सिंह, माँ यशोदा, मेहनती बेटा देवराज, घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली बहू पूजा, उच्च शिक्षा प्राप्त समझदार बेटी अंजलि रहते हैं। इनके साथ घसीटा नाम का बेहद ही मासूम नौकर भी था। वह बचपन से ही इस घर में पला बड़ा था, इसलिए परिवार के सदस्य की तरह वह घुल मिल गया था। देवराज और पूजा उस बगीचे में बिना रसायनों की शुद्ध जैविक तरीके से बैगन, टमाटर, पालक और मटर उगाते और उन्हें बाजार में बेचकर बहुत कठिनाई से परिवार का गुजारा चलाते। लेकिन गजेंद्र सिंह अपनी बातों में अभी भी उस पुरानी जमींदारी शान शौकत और राजसी ठाट बाट का प्रदर्शन करते हुए समय बिताते रहते। एक सुबह बगीचे के नीम के पेड़ की छांव में बैठकर गजेंद्र सिंह और घसीटा आपस में बात कर रहे थे। घसीटा, देखा तुमने हमारा बगीचा कितना शांत और सुकून भरा है। एक समय था जब हमारे बगीचे में घोड़े की बग्गिया आया करती थी। ये गजेंद्र सिंह एक आवाज लगाता तो पूरा गांव बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। हमारे वंश का गौरव कभी कम नहीं होगा। हाँ सरकार, उस समय सभी आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है ना सरकार। बाजार में सब्जियां बेचने गए हमारे देवराज भैया को टोकरी सब्जी बेचने के लिए पूरा दिन धूप में खड़ा रहना पड़ता है सरकार। घसीटा, हमेशा मेरा मजाक उड़ाना ही तेरा काम है क्या? जमींदारी के खून में दृढ़ता कभी कम नहीं होती। अपना मुंह बंद रख और अपना काम कर। तभी बेटा देवराज हाथ में सब्जियों की टोकरी लिए मार्केट में थका हारा पैदल आता हुआ दिखा। उसके पीछे माँ यशोदा और बहन अंजलि भी बगीचे में आ गए। यशोदा आहे भरते हुए चिंता में, क्या हुआ बेटा देवराज? बाजार में आज भी सब्जियां सही से नहीं बिकी क्या? चेहरा इतना थका हुआ क्यों दिख रहा है बेटा? हाथ में पैसे भी ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। धूप में झुंझलाकर आ रहे हो क्या बेटा? देवराज टोकरी को जमीन पर रखकर दुख से, हाँ माँ, बाजार में बड़े बड़े शौक व्यापारी रासायनों और कीटनाशकों से पकी सब्जियां लाकर कम दाम में बेच रहे हैं। हमारे बगीचे में इतनी मेहनत से प्राकृतिक रूप से उगाई गई शुद्ध जैविक सब्जियों की कीमत उस बाजार में किसी को समझ में नहीं आ रही है। दिन भर धूप में खड़े होकर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने के बाद भी केवल 200 रुपए मिले हैं। इस पैसों से हमारा परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? हमारी मेहनत की सही कीमत ही नहीं मिल रही है। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता देवराज। हमारे पूर्वजों के समय में हमारी सब्जियों के लिए पूरा गांव इंतजार करता था। अब ऐसे हालत आना दुखद है। पूजा रसोई से सबके लिए मिट्टी के ग्लास में ठंडा पानी लेकर आई। अरे आप बिल्कुल ही हताश मत होइए। हम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। हमारी मेहनत के अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे। इंसानों पर परेशानियां आना स्वाभाविक है, उन्हें देखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ भैया, भाभी ने 100% बात सच कही है। हम केवल पुराने तरीके से सब्जियां बाजार में ले जाकर बेचने पर निर्भर हैं। इसी वजह से समस्या है। हमारे पास सड़क के किनारे इतना बड़ा बगीचा है। हमें अपनी सोच का तरीका बदलना होगा। अगर हमें कोई नया स्वरोजगार या व्यवसाय शुरू करेंगे तो हमारी मेहनत की सही आय मिलेगी। हमारा परिवार फिर से एक अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगा। हाँ अंजलि, तुम पढ़ी लिखी हो इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रही हो, लेकिन नया व्यापार शुरू करने के लिए हाथ में भारी पूंजी होनी चाहिए ना बेटी। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा है, फिर पूंजी कहाँ से आएगी? ठीक उसी समय क्षेत्र का कठोर शाहूकार सेठ माखनलाल वहां आया। उसके चेहरे पर धन का घमंड और कठोरता साफ दिखाई दे रहा था। ओहो ठाकुर गजेंद्र सिंह जी, कैसे हैं? आपकी पुरानी जमींदारी की शान अभी भी कम नहीं हुई लगता है। 2 साल पहले आपने मुझसे 2 लाख रुपए का कर्जा लिया था। उसे चुकाने की समय विधि आज पूरी होती है। वह मूलधन और ब्याज मिलाकर मेरे हाथ में रखते हो या फिर अपने पास का बचाया छोटा सा घर और यह सब्जी का बगीचा कल ही मुझसे नीलाम करके कब्जा कर लूं? देवराज हाथ जोड़कर,
माखन लाल जी, हमारी स्थिति आपसे छिपी नहीं है ना। खेती से सही आय नहीं हो पा रही है, कृपया हमें कुछ दिनों का समय दे दीजिए, हम जैसे भी हो आपका बकाया चुका देंगे। मुझे ऐसे और मीठी बातें बिल्कुल पसंद नहीं देवराज। व्यापार में भरोसा मायने रखता है। अगले 1 महीने के भीतर तुम 2 लाख रुपए मूलधन और ब्याज के साथ चाहिए। एक दिन भी देरी हुई तो तुम्हारे परिवार को बाहर निकाल कर इस बगीचे और घर को कानूनी रूप से कब्जे में ले लूंगा। याद रखना, यह माखनलाल एक बार जुबान दे दे तो पीछे नहीं हटता। सेठ माखनलाल चेतावनी देकर वहां से चला गया। यशोदा देवी आंखों में आंसू भरकर, अरे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हाथ में पैसे नहीं है। अगर वह माखन लाल आकर हमारा बगीचा छीन लेगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पर आ जाएंगे ना। अंजलि शांत मन से विचार करते हुए बगीचे की ओर देखकर, माँ, कोई घबराइए मत। समस्या आई है तो डरने से समाधान नहीं मिलेगा। हमारे बगीचे के बगल में एक नया 4 नेशनल हाईवे बाईपास रोड शुरू हुआ है ना। रोज हजारों कारें, बसें और दूर दराज के यात्री वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन उस हाईवे पर कभी भी अच्छा भोजन देने वाला साफ सुथरा फैमिली रेस्टोरेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ अंजलि, उस हाईवे पर रोजाना सैकड़ों कारें गुजरती है, लेकिन सड़क किनारे बड़ा होटल या ढाबा बनाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए की पूंजी लगेगी ना। हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं। तभी बहू पूजा की नजर बगीचे के कोने में पड़ी डबल डेकर बस पर पड़ी। उसके दिमाग में एक बेहतरीन विचार आया। पिताजी और देवराज, मेरे मन में एक बहुत ही अद्भुत और अनोखा विचार आया है। हमारे बगीचे में सालों से बेकार पड़ी उस पुरानी डबल डेकर बस को हम एक खूबसूरत डबल डेकर बस ढाबा में क्यों न बदल दे। यह बात सुनते ही परिवार के सभी सदस्य हैरान होकर पूजा की तरफ देखने लगे। क्या पुरानी बस में ढाबा? यह कैसे संभव है पूजा? बस में रेस्टोरेंट कैसे चलेगा? पिताजी, वो बस 2 मंजिला है और काफी विशाल और मजबूत है। निचले हिस्से में हम फैमिली डाइनिंग टेबल और अपना ओपन किचन रख सकते हैं। बस की छत के ऊपर हम ओपन एयर सिटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। हमारे बगीचे में उगने वाली शुद्ध जैविक सब्जियों से हम अपने घर की पारंपरिक शैली से पनीर बटर मसाला, गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां, स्वादिष्ट दाल बनाकर परोसेंगे। हाईवे से गुजरने वाले यात्री इस अनोखी डबल डेकर बस को देखकर बहुत उत्सुकता से खाना खाने जरूर आएंगे। अंजलि खुशी से तालियां बजाते हुए, अरे वाह भाभी, कितना शानदार विचार है। नई इमारत बनाने का खर्चा किए बिना हमारे पास मौजूदा बस का सही उपयोग हो जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई के ज्ञान से सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रतापगढ़ फास्ट डबल डेकर बस ढाबा नाम से प्रचार करूंगी ताकि सबको पता चल सके। सरकार, उस बस को पानी से धोकर साफ करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सरकार। देवराज चेहरे पर नई उम्मीद के साथ, सच में पूजा, अगर हम बाहर से नौकर रखे बिना परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करें तो बहुत कम खर्चे से आसानी में उस बस को एक बेहतरीन रेस्टोरेंट में बदला जा सकता है। तुरंत पूरा परिवार पूरी सहमति के साथ काम में जुट गया। देवराज और घसीटा ने उस बस के अंदर का अनावश्यक सामान हटाकर लकड़ी की साधारण मेज सजा दी। पूजा, अंजलि और यशोदा देवी ने बस को पानी से साफ सुथरा धोकर फूलों से सजा दिया। बस की छत पर कुछ कुर्सियां और टेबल लगा दिए गए। बस के आगे सुंदर बोर्ड लगाया गया, ठाकुर डबल डेकर बस ढाबा, बगीचे की ताजी सब्जियां, शुद्ध भोजन। किसी की मदद के बिना पूरा परिवार सभी सदस्यों के एक साथ मिलकर मेहनत करने से केवल 2 दिन में ही पुरानी बस एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक भोजनालय में बदल गई। तीसरे दिन शाम को ढाबे का औपचारिक शुभारंभ किया गया। अंजलि द्वारा मोबाइल से किए गए प्रचार को देखकर हाईवे से गुजरने वाले कार यात्री ने बगीचे में जगमगाती उस अनोखी डबल डेकर बस को देखकर उत्सुकता से अपने वाहन रोकना शुरू कर दिया। हाईवे से दिल्ली से जा रहे एक व्यापारी राहुल अपने परिवार के साथ बस के ऊपर हिस्से में आकर बैठ गया। कितना अद्भुत माहौल है, ठंडी शाम की हवा, बस की छत पर बैठना कितना अच्छा लग रहा है। भैया, आपका स्पेशल मेन्यू क्या है? जल्दी लेकर आइए। पूजा ने अपने रसोई में बगीचे से तुरंत लाई ताजी सब्जियों से लजीज पनीर मसाला, गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां और स्वादिष्ट दाल तैयार किया। देवराज ने बहुत आदर के साथ वह भोजन परोसा। वह खाना खाकर राहुल का परिवार तृप्त हो गया।
राहुल आनंद से बोल पड़ा। अद्भुत भैया, इतनी स्वादिष्ट और खेत की ताजी सब्जियों का स्वाद मैंने शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी कभी नहीं चखा। आपके हाथ में खाने में असली अमृत है। इसके अलावा इस डबल डेकर बस में बैठकर खाने का एक नया अनुभव मिला है। मैं अपने दोस्तों और परिचितों को इस ढाबे के बारे में जरूर बताऊंगा। इस जायकेदार स्वाद और अनोखी कॉन्सेप्ट के बारे में यात्रियों द्वारा एक दूसरे को बताने से महज एक हफ्ते के भीतर ही वह ढाबा बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। रोज सैकड़ों यात्री रोककर उस बस में आकर खाना खाने लगे। परिवार को उम्मीद से बढ़कर अच्छी आय होने लगी। महीना बीत गया। सेठ माखनलाल संपत्ति के कागज लेकर घमंड के साथ आया। गजेंद्र सिंह, महीने भर की मोहलत तो खत्म हो गई। मेरे 2 लाख रुपए देते हो या बगीचा खाली करके जाते हो? सेठ माखनलाल जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। देवराज, पैसे की थैली लेकर आओ। देवराज अंदर से पैसे की थैली लेकर आया और माखनलाल के हाथ में थमा दी। ये लीजिए सेठ जी, आपके मांगे गए 2 लाख रुपए का कर्जा पूरा गिन लीजिए और रसीद लिखकर दे दीजिए। सेठ माखनलाल नोटों की गड्डियां और पीछे ग्राहकों से खचाखच भरे डबल डेकर बस को ढाबे को देखकर हैरान रह गया। वह शर्म से सिर झुकाकर रसीद बनाकर वहां से चला गया।